स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराऊंगी लर्निंग का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लर्निंग के बारे में। लर्निंग के मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे लर्निंग के टाइप्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, ये वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पहले वो वीडियो देखनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख ली है तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर नोट्स, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं लर्निंग के। फर्स्ट है गत्यात्मक अधिगम। इसे साइकोमोटर लर्निंग भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। जो भी हम काम करते हैं बॉडी से रिलेट, उसी से रिलेट करके ये अधिगम है, उसी से रिलेट करके ये लर्निंग है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म के पश्चात सीखना प्रारंभ करता है या फिर जन्म के बाद सीखता है। वो कौन कौन सी होंगी? जैसे चलना है, पढ़ना है, खेलना, कूदना, खाना खाना, चम्मच से खाना खाना, या फिर तैरना, नहाना, जो भी है जो बच्चा जन्म के बाद सीखता है, साइकोमोटर लर्निंग होती है। क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आने के बाद ही बच्चा सीखता है या फिर अपनी फैमिली में आने के बाद सीखता है। तो फर्स्ट टाइप हमारा होगा गत्यात्मक, जो कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेट करके होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टाइप है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, जो हमारे सामने होता है, जो हमारे डायरेक्ट बिल्कुल आंखों के सामने होता है। तो हम उसमें डिफरेंस करना सीख जाते हैं, अंतर करना जब बच्चा सीख जाता है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ठीक है, यह अधिगम मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भाषा सीखने से पहले उद्दीपक स्थितियों में अंतर करना बच्चा सीख जाता है। और वो कौन कौन से अंतर होते हैं? जैसे माँ और अपरिचित व्यक्ति में अंतर करना, उसे पता होता है कि मैं किसके पास हूँ। बच्चा जब रोता है तो अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के पास जाकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसने अंतर करना सीख लिया है। उसको पहचान आ गई है कि कौन है मेरे साथ, मैं किसके साथ हूँ। तो ये सब जो डिफरेंस है वो बच्चा करना सीख जाता है इस एज में। उसके बाद चीनी और नमक में अंतर करना। बच्चे को पता होता है कि क्या चीज़ मीठी है या फिर क्या चीज़ स्पाइसी है। छोटे बच्चे जो होते हैं कुरकुरे, लेज, ये सब खाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर टॉफ़ीज़ वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। उनमें डिफरेंस करना उनको आ जाता है। उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ मीठी है और कौन सी जो चीज़ है खाने की जो वो स्पाइसी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद दूध और जो खाने की चीज़ें होते हैं उनमें भी डिफरेंस करना सीख जाता है। उसे पता है दूध कब मिलता है, दूध कैसे हम पीते हैं, या फिर दूध से क्या होता है। दूध पीने के काम आता है और जो अन्य चीज़ है वो खाने के काम आती है। वो खाने के लिए मांगते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो उसको पता होता है, वो जो चीज़ें होती हैं बच्चा उसमें डिफरेंस करना सीख जाता है। तो इसको कहते हैं हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाचक अधिगम, जिसको वर्बल लर्निंग भी कहते हैं। मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत शब्दों, संकेतों और चिन्हों से हम सीखते हैं, इनको शामिल किया जाता है। जो बच्चा होता है जब स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है तो बच्चा साइन से सीखता है, वर्ड से सीखता है। एक एक वर्ड, एक एक अल्फ़ाबेट जोड़ जोड़ के बच्चा सीखता है। क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसको काउंटिंग सिखाई जाती है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। और कैसे उनको सिखाए जाते हैं अल्फ़ाबेट? साइंस से सिखाए जाते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल उनको बताया जाता है, बी फॉर बॉल उनको दिखाया जाता है कि ये चीज़ ए फॉर एप्पल है तो एप्पल ये होती है, रेड कलर की एप्पल होती है, बॉल ऐसी होती है। तो वो घर में भी आकर वो बताता है कि देखो ये एप्पल है, मैंने स्कूल में सीखा है, ये तो बॉल है, ये डॉग है, ये कैट है। तो साइंस से बच्चा सीखता है बिल्कुल, और जो संकेत उसको दिए जाते हैं उनसे बच्चा सीखता है। तो इसको हम कहेंगे वर्बल लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है सहचारी अधिगम। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं। तो जो भी बच्चा सीखता है ग्रुप में उसको कहेंगे हम सहचारी अधिगम। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक अधिगम। बच्चों में यह अधिगम अत्यंत छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। इससे बच्चों में बोध शक्ति, कल्पना शक्ति या फिर चिंतन शक्ति का भी विकास हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। किसी भी एक डंडे को लेकर उनके साथ खेलते हैं, कहेंगे कि ये रेल है, मेरी गाड़ी है। कुछ भी आवाज़ें निकालते हैं कि मैं ये चला रहा हूँ, आगे से हट जाओ। ये सब मतलब सिर्फ कल्पना में बच्चे जीते हैं। और यहाँ से जो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है वो बच्चों की स्टार्टिंग एज से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम ऐसी जो एक्टिविटी जो बच्चे होते हैं वो हम नहीं करते, क्योंकि ये एक एज लेवल का डिफरेंस है। ठीक है,
जो टाइप्स होती है जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मेंटलिटी है वो भी चेंज हो जाती है, हमारी जो हरकतें हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चे जब किसी भी काम को अपने आप करते हैं, जैसे मान लीजिए लर्निंग बाय डूइंग, जब हम किसी काम को सुनते हैं और फिर उसको करते हैं, बहुत डिफरेंस है। लेकिन किसी काम को हमने किया, फिर हम उसका जो एक्सपीरियंस हमें हुआ उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर कोई हमें पढ़ाए, कोई सिखाए, तो वो थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन जो लर्निंग बाय डूइंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको किसी स्पोर्ट्स के रूल बताए जाते हैं, या फिर आपको बस वर्बली ये बता दिया गया कि फुटबॉल ऐसे खेली जाती है, फुटबॉल में इतने प्लेयर होते हैं, ऐसे बॉल को उछाला जाता है। जब तक आप खुद प्लेग्राउंड में जाकर बास्केटबॉल नहीं खेलोगे, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जो एक्सपीरियंस आपको प्लेग्राउंड में जाकर होगा वो अलग ही होगा, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है। तो ये होता है अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना। उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान करने की योग्यता विकसित हो जाती है तथा सही अनुक्रिया का चयन करने की अक्षमता भी विकसित हो जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो हमें उस समस्या का समाधान खोजना होगा कि कैसे कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और यही जब हम स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना, तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर हम खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं करेंगे, दूसरों को बताते रहेंगे कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तुम सोल्व करो, तुम करो, तो हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो समस्या होती हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो लास्ट में आएगा समस्या समाधान अधिगम। उसके बाद आएंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। जो लर्नर होता है, जो सीख रहा है किसी भी तरह से, अगर वो क्लासरूम में सीख रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो। नेक्स्ट है शिक्षक से संबंधित कारक। जो टीचर है, जो सिखा रहा है, उसको संबंधित कारक कौन कौन से हैं, उसको कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। थर्ड आएगा हमारा पर्यावरण से संबंधित कारक। जो इन्वायरमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हम जानेंगे। तो 3 तरह के हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, जो एक लर्नर है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सीखने की इच्छा शक्ति। अगर किसी लर्नर की इच्छा शक्ति है कुछ सीखने की, तो उसको कभी भी कहीं भी कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगर क्लासरूम में बच्चों की इच्छा ही नहीं है कुछ सीखने की, तो टीचर कितना भी कुछ करा ले, कितनी भी एक्टिविटी कर ले, कितनी भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर ले, बच्चों को नहीं सिखा सकता जब तक बच्चे खुद सीखने के लिए प्रेरित ना हों। ठीक है। तो अधिगम सीखने के लिए इच्छा शक्ति पर बहुत निर्भर करता है लर्नर। अगर कोई विद्यार्थी सीखने के लिए इच्छुक है तो उसको सिखाना आसान है। ये वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। अगर कोई लर्नर है वो सीखना चाहता है, अगर वो अंदर से प्रेरित है कुछ सीखने के लिए, तो हम उसको सिखा सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी को भी सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है बौद्धिक क्षमता। जिस भी बच्चे का जो माइंड लेवल है वो किसके अकॉर्डिंग है, कितना है, उसी को भी लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लर्नर को। मान लीजिए कोई हाई लेवल का बच्चा है, मतलब हाई आईक्यू वाला बच्चा है, और उसको जो भी हम सिखाते हैं वो जल्दी जल्दी सीख जाता है। एक है नॉर्मल आईक्यू वाला बच्चा, उसको थोड़ा सा बच्चा थोड़ा स्लो सीखता है। तो एक टीचर को ऐसे सिखाना चाहिए कि जो जल्दी सीखने वाला बच्चा है वो बोर ना हो, क्योंकि हमें स्पीड ऐसी रखनी है अपने सिखाने की, अपने पढ़ाने की, कि दोनों को एक ही टाइम पे हम सिखा सकें। क्योंकि जो हाई आईक्यू वाला बच्चा है वो तो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, जो थोड़ा सा कम आईक्यू वाला बच्चा है, वो तो थोड़ा लेट से सीखेगा। लेकिन हमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करने चाहिए, ऐसी विधि यूज़ करनी चाहिए क्लास में, जिससे दोनों का टाइम एक रहे, अलग अलग ना रहे। ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता भी एक लर्नर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, या वो पढ़ाई है या फिर कुछ और चीज़ है, उसके लिए हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से
फिट होना होगा, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जो फिट है, बॉडी फिट है, मेंटली बिल्कुल अच्छा है सीखने के लिए, फिजिकल भी ठीक है, बीमार नहीं है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो तैयार है सीखने के लिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बीमार रहता है, थोड़ी सी पढ़ाई में रुचि कम लेता है, क्योंकि बेचारा दवाइयाँ खा कर उसको उसका ऐसा हाल हो गया कि ना तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, ना वो खेलने कूदने में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी भी गेम में, ना फिर वो खाने पीने में। तो दोनों का जो सीखने का लेवल होगा, दोनों इफेक्ट करेंगे। एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, एक बच्चा कम सीख रहा है, ठीक है। तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे सीखने में। ओके, उसके बाद है परिपक्वता। मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी लर्नर को सीखने में। परिपक्वता सीखने के लिए बच्चे की शारीरिक तैयारी से संबंधित रखती है। जिस प्रकार बच्चे का दौड़ना, खेलना, चलना या फिर खाना पीना आदि क्रियाएं सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उसी तरह पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी परिपक्वता आवश्यकता होती है। कोई बच्चा है जिसका मेंटल लेवल ठीक है, बिल्कुल एवरेज है, जिस जो एज है बच्चे की उसी हिसाब से उसका मेंटल लेवल है, तो बच्चा थोड़ा सा जल्दी सीखेगा, ठीक सीखेगा जो भी उसको सिखाया जा रहा है। लेकिन एक बच्चा है जो 10 साल का है, लेकिन उसका जो मैच्योरिटी है, उसका जो माइंड लेवल है वो कम है, बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह, तो उसको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन अब ये कहती है कि हमें सबको साथ सिखाना है, कि क्लास में सिखाना है। अगर माइंड लेवल के अकॉर्डिंग 10 साल के बच्चे को 5 साल वाले बच्चों की क्लास में बिठा दिया जाए, बॉडी तो उसकी है 10 साल वाले बच्चे की, लेकिन माइंड उसका ऐसा है 5 साल वाले बच्चे की, तो टीचर को ऐसे इन्वायरमेंट करना होगा, क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ताकि अलग जो बच्चे हैं, जो बच्चे की क्लास में पढ़ रहे हैं, उन पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, बच्चों का कोई मजाक ना उड़ाए। इसलिए एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लर्नर को सिखाया जाए उनके माइंड के अकॉर्डिंग, उनके जो मानसिक स्थिति है उनके उनके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया जाए। तो ये थे लर्नर को इफेक्ट करने वाले कारक। एक और, हाँ, और भी बच गए। उसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी स्थिति होती है मोटिवेशन। अगर किसी को मोटिवेट कर दिया जाए ना किसी काम को करने के लिए, तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर किसी को उसी दिशा में मोटिवेट कर दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी को डिमोटिवेट कर दे तो जो करना चाहता है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। अगर क्लास में एक टीचर आने से पहले बच्चों को मोटिवेट कर दे तो बच्चे बहुत खुशी खुशी से सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल कोई प्रेशर ना डाले उन पर, एग्ज़ाम से लेकर उनको ऐसे डराए नहीं कि एग्ज़ाम इतने हार्ड होते हैं, इतने मार्क्स कटते हैं। तो मोटिवेट करें कि आप पढ़ो, जब तक आप पढ़ोगे आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे, आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, आपके देखो जो पढ़ाई है वो कहाँ कहाँ काम आएगी। तो बच्चे क्या मोटिवेट होंगे, और जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन और पौष्टिक जो आहार है, जो खाना बच्चे ले रहे हैं वो किस तरह का, ये भी एक लर्नर पर इफेक्ट डालता है। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है। तभी विद्यार्थी जो बच्चा है आगे की योजना बना पाएगा जब वह स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ बॉडी में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, अगर बच्चा बॉडी से फिट नहीं होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज़ को ना तो वो कर पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना फिर अदर कोई एक्टिविटी वो कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका खान पान ध्यान रखा, उसका जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखा जाए, वो क्या खा रहा है, उसको अच्छी तरह से विटामिन मिल रहे हैं या नहीं, उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्नर को इफेक्ट करती। नेक्स्ट है जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है रुचि और ध्यान। रुचि ध्यान को जन्म देती है और ध्यान रुचि में वृद्धि करता है। बच्चा अपने रुचि वाले सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है। बच्चे में पढ़ाई और सिखाने के प्रति उसके विषय को पहले पढ़ाया जाता है। जैसे आपको कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता हो, जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हो, वही आपको पहले करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं, हमारी जो रुचि है किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए रुचि और जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारा ध्यान होता है, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किसी भी लर्नर को सीखने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ अगर कोई बच्चा पढ़ता है स्टार्टिंग में,
अगर वो मैथ को उठाता है तो आगे वाले जो सब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि उसने वो काम किया है सबसे पहले जो उसका फेवरेट है, जिसमें उसकी रुचि है। तो बहुत कुछ सीखने में एक रुचि और ध्यान बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे लर्नर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब हम देखते हैं शिक्षक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, एक टीचर को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, विषय का ज्ञान। अगर कोई टीचर है जो टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसको अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल होनी चाहिए। अपना जो सब्जेक्ट है, जो उसको सब्जेक्ट दिया गया, जो उसने खुद सेलेक्ट किया है, उस पर उसकी महारत हासिल होनी चाहिए, तभी वो क्लास में नॉलेज दे पाएगा बच्चों को। इसलिए किसी भी टीचर को अपना जो सब्जेक्ट है उसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है टीचर को वो है अध्यापक का व्यवहार। जो बच्चे होते हैं क्लास में, बच्चों के प्रति किसी टीचर का क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। टीचर जो बच्चों के प्रति ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर फ्रेंडली बिहेव करता है, क्योंकि जो टीचर बच्चों के प्रति जो फ्रेंडली बिहेव करता होगा, बच्चे भी अपने टीचर के प्रति ऐसे ही भावना रखते होंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे किसी भी ऐसे टीचर्स के पास नहीं जाएंगे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। कभी आपने नहीं देखा होगा, आप भी किसी ऐसे टीचर के पास नहीं गए होंगे जो स्ट्रिक्टली हो, हमेशा कठोर नियम का पालन करता हो, बहुत कठोरता क्लास में अपनाता हो। आप उसी टीचर के पास गए होंगे जो थोड़ा सा नरमाई से पेश आता हो, बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करता हो। मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियां हमेशा उस टीचर से अपनी बात शेयर करती हैं जो लड़कियों की बात सुनती है ऐसी टीचर, या फिर उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है। ठीक है, तो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि एक क्लास में बच्चों के साथ कैसा टीचर का बिहेवियर होता है। ठीक है, उसके बाद है पढ़ने का ढंग या फिर कौन सा मेथड टीचर ने यूज़ किया है क्लास में। किसी भी सब्जेक्ट को, अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग है और उसको उसने ऐसे ढंग से, ऐसी मेथड से उसको आसान बना दिया है, तो वही टीचर की एक स्ट्रेटजी होती है, वही टीचर की एक पावर होती है। सपोज कर लीजिए हिस्ट्री का कोई टीचर है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, हिस्ट्री किसी को समझ नहीं आती ना, बहुत कम होते जिसको हिस्ट्री पसंद हो। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का कोई टीचर ऐसा है, बातों बातों में या फिर स्टोरी के माध्यम से ऐसे पढ़ा जाता है कि बच्चों को ना तो कुछ लिखने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल जैसे जैसे टीचर बताता जाता है उनको याद भी हो जाते, क्योंकि टीचर ने बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग ऐसी विधि यूज़ की है, ऐसा तरीका यूज़ किया है कि बच्चों को उसने आसान, बच्चों का जो हार्ड था, जो सब्जेक्ट उनको हार्ड लग रहा था, तो उसको भी उसने इजी बना दिया है। तो एक टीचर को प्रभावित करने का ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, सिखाने की इच्छा शक्ति। अगर कोई लर्नर है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, सीखने के प्रति, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पर टीचर की भी एक सिखाने की इच्छा होनी चाहिए। अगर टीचर की सिखाने की इच्छा ही नहीं है, कुछ उसके साथ ऐसा घट गया है, ऐसी घटना घटित हो गई है कि टीचर का मूड नहीं है पढ़ाने का, तो कोई टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि सीखने के लिए और सिखाने के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक टीचर का मेंटली लेवल कैसा है। आपने कोई टीचर ऐसा देखा होगा कि वैसे तो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी क्लास में आकर स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, बच्चों को खड़ा कर देता है, पिटाई स्टार्ट कर देता है, चिड़चिड़ा सा बिहेव करता है। फिर बच्चे बोलते हैं ये ज़रूर घर से लड़कर आया होगा, बोलते हैं ना। तो वही है टीचर का बिहेव, जो उसका मानसिक स्थिति है, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर एक टीचर क्लास में घर की प्रॉब्लम्स या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है। क्योंकि घर की बातें घर में रहनी चाहिए, बाहर की बातें बाहर रहनी चाहिए, और जो क्लास की बातें हैं वो क्लास में होनी चाहिए। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना एक टीचर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि उनके कितने सारे बच्चे होते हैं, मतलब क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको उनको सिखाना होता है, उनके सब्जेक्ट को सिखाना होता है एक टीचर को। तो मानसिक स्थिति टीचर की अच्छी होनी चाहिए। जो भी उनके मन में चल रहा है, कुछ भी अगर बाय चांस कुछ हो गया है, तो उनको क्लासरूम के बाहर ही रखना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चों पर नहीं उतारना चाहिए। ठीक है,
तो ये टीचर के थे फैक्टर इफेक्टिंग। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है सीखने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दोनों चलती है क्लासरूम में। एक टीचर होता है सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स होते हैं सीखने के लिए। जब तक दोनों का जो रोल है वो नहीं अच्छे से होगा, अगर बच्चे सीखना नहीं चाहेंगे या फिर टीचर सिखाना नहीं चाहेगा, तब तक नहीं अधिगम होगा, ना सिखाया जाएगा ना ही सीखा जाएगा। ठीक है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। और एक टीचर का काम होता है बच्चों को मार्गदर्शक करना। अगर बच्चों को किसी भी विषय में कोई प्रॉब्लम आती है, उनको सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो एक टीचर का कर्तव्य बनता है उस प्रॉब्लम को वो आसान करे। ठीक है, नेक्स्ट है परिणामों का ज्ञान। परिणामों का सही ज्ञान होने से सीखने वाला अधिगम में निरंतर सुधार करता चला जाता है। अधिगम शिक्षण में संपूर्ण प्रक्रिया में यह एक कारक प्रोत्साहित की भूमिका भी निभाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये पता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या फिर मैं जो सब्जेक्ट सीख रहा हूँ या जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वो आगे जाकर उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एक मोटिवेशन करने का काम एक टीचर का भी होता है, बच्चों को प्रेरित करे। किसी भी चीज़ से अगर बच्चों को डर लगता है, सब्जेक्ट से डर लगता है, तो उस चीज़ को वो आसान बनाए। ठीक है, उसके बाद है उचित वातावरण। अधिगम निश्चित रूप से वातावरण से प्रभावित होता है। कक्षा में सफाई, बिजली, बैठने की उचित व्यवस्था, शांति आदि बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उचित वातावरण होने से बच्चे सीखने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं। जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखें, बहुत ज़्यादा सीखें। अगर ऐसा ना हो कि क्लास में आप सिखा रहे हो और बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या फिर पास में ही कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है जिससे बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, अगर क्लास में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, क्लास में पंखे नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं क्लास के इन्वायरमेंट को। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, अध्यापक की भूमिका। अधिगम की पूरी प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अधिगम तब तक प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता, जब तक संभव नहीं होता, जब तक शिक्षक अपनी भूमिका अच्छे ढंग से नहीं करते। अगर कोई टीचर है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले एक टीचर का ही होता है, बच्चों को मार्गदर्शक एक टीचर करता है, मोटिवेट करता है, आगे का रास्ता एक टीचर ही दिखाता है। और अपनी जो टेक्निक है, अपने जो मेथड्स हैं, उनका यूज़ करके जो कठिन शिक्षा है उसको भी टीचर आसान बनाता है। तो इन्वायरमेंट में इसका एक फैक्टर है टीचिंग का क्या रोल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट में है आपका कंक्लूजन। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे वो देखते हैं। निष्कर्ष द्वारा कहा जा सकता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें देखा था कि लर्निंग का काम होता है बिहेवियर में चेंज लेकर आना, और चेंज कैसा, पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हमें लेकर आना होता है। व्यक्ति अपने वातावरण, आस पड़ोस से बहुत कुछ सीखता है। अगर अधिगम सही दिशा में हो तो व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, कुछ सीख रहा है, अगर वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, उसको मोटिवेशन ऐसे मिल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने में उसको मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए था ये सब। लर्निंग का जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक है आपका, वो कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट हम करेंगे ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ई लर्निंग जस्ट ए डिजिटल प्रोडक्ट होता है, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन था वो आपको कैसा लगा, कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल तक का वेट कीजिए। तो मिलते हैं कल। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।